रंजना का पूरा परिवार सेना में नौकरी करता था। रंजना जब जवान हुई तो उसके लिए भी सेना में नौकरी करने वाले लड़का देखा जाने लगा। लेकिन रंजना की माँ नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी सेना में नौकरी करने वाले लड़के से हो। लेकिन पिता की इच्छा के आगे रंजना की माँ की एक न चली और कुछ ही दिन में सेना में नौकरी करने वाले एक लड़के से रंजना की शादी हो गई। शादी के 5 महीने बाद जब घर में सबको पता चला कि रंजना माँ बनने वाली है, घर में खुशियों का माहौल हो गया। घर में सभी खुश थे। तभी एक फ़ोन कॉल ने घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। रंजना के पति रवि का पोस्टिंग बांग्लादेश बॉर्डर पर था और वहाँ पर नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में रवि शहीद हो गया था। फ़ोन रवि के रेजिमेंट की तरफ से आया था कि कल रवि की लाश को उसे गांव लाया जा रहा है। जब रवि जिंदा था तो रंजना उस घर की लाडली बहू बन गई थी। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे, चाहे उसकी जेठानी हो या उसकी सासू माँ। ननंद तो उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और जेठानी अपनी छोटी बहन की तरह। लेकिन रवि की मौत के बाद सबको लगा रवि का मौत का कारण रंजना ही है। बिना कारण से उसे मनहूस मान लिया गया। रवि की 13वीं के बाद रंजना के मायके वाले रंजना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रंजना ने साथ जाने से मना कर दिया। वह अपने रवि की निशानी को अपने ससुराल में ही जन्म देना चाहती थी। रंजना के ससुराल में रंजना अब सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। उसके होने ना होने का किसी को फर्क नहीं था। वह भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसको बेटी नहीं बेटा दे। इसलिए नहीं कि बेटी से उसे प्यार नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि जब उसका इस घर में कद्र नहीं तो उसकी बेटी की क्या कद्र होगी। अगर बेटा पैदा होगा तो शायद अपने रवि की निशानी समझकर उसको प्यार मिल जाए। रंजना के ससुराल के अलावा उसके ससुराल में अब कोई ऐसा नहीं था जिसे रंजना अपना कह सके। धीरे धीरे समय बीता और रंजना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। रंजना हॉस्पिटल से जैसे ही घर आई, उसकी बड़ी जेठानी ने, जिसकी 3 बेटियां थीं, रंजना के बेटे को छीनकर अपने पास रख लिया, ये कहकर कि अपने पति को तो खा गई, अब अपने बेटे को भी खा जाएगी। अब ये खानदान का अकेला वारिस है, मैं इस पर तुम्हारी मनहूस छाया नहीं पड़ने दूंगी। उसकी सास ने भी उसकी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाया और उस दिन के बाद से उसका बेटा जेठानी के पास रहकर पलने लगा। रंजना चाहती तो अपने बेटे को उन लोगों से छीन सकती थी, लेकिन उसे लगा उसके बेटे की भलाई इसी में है कि वह उन्हीं के पास रहे। वह अपने बच्चे को क्या दे सकती है? उसके पास क्या है? उनके पास रहेगा तो अच्छा खाएगा, पिएगा, कपड़े पहनेगा। लेकिन यह भूल गई कि धीरे धीरे वो लोग उसके बेटे को उससे दूर कर देंगे। एक दिन रंजना की सास कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ। मैं तो डर रही थी कि कहीं ये मनहूस बेटी को जन्म देकर खानदान का नामो निशान ना मिटा डाले। रंजना के जेठानी उसके बेटे को उसके पास भटकने तक नहीं देती थी। कई बार वह अपनी जेठानी से कहती कि दीदी मेरी छाती से दूध टपक रहा है, पी लेने दीजिए मेरे बेटे को। लेकिन वह लोग तब भी नहीं मानते थे। उसके बेटे को गाय का दूध पिलाते, लेकिन रंजना का दूध नहीं पीने देते। यह सोचकर रंजना को बहुत दुख होता कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध भी नहीं पिला सकती। कभी कभी रंजना सोच के अथाह सागर में डूब जाती। हाँ, मैं सच में मनहूस हूँ। तभी तो संतान कोख में आते ही पति शहीद हो गया, बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। ऐसे में वह मन में दर्द से करहा उठती। समय अपनी पंख लगाकर उड़ता रहा। उसका बेटा नीतीश उसकी जेठानी और सास के गोद में पलता रहा। उनका बेटा नीतीश पास रहते हुए भी दूर हो गया था। उसका मन करता अपने बेटे से जी भर कर बातें करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वह माँ होकर दरवाजे की ओर से चुपचाप अपलक बेटे का मुखड़ा निहारती रहती। छोटे छोटे सपने के टुकड़े की चुभन मन को पीड़ा से तार तार कर देती।
एक विवशता का एहसास रंजना के वजूद को हिला कर रख देता। बेटे की चाहत में उसकी जेठानी को 3 बेटियां हो गई, लेकिन उसकी जेठानी उसके बेटे को अपना बेटा बनाकर पाल रही थी। अब नीतीश ही सबकी आशाओं का केंद्र था। रंजना के जेठ जी सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उसके बेटे नीतीश को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। उन्होंने भी नीतीश को अपना बेटा मान लिया था। रंजना के ससुराल वालों ने उसके बेटे नीतीश के मन में रंजना के प्रति इतना जहर घोल दिया था कि अब धीरे धीरे बड़ा तो हो रहा था, लेकिन अपनी माँ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। वह भूल गया था कि रंजना उसकी जन्म देने वाली माँ है। वह अपनी माँ को अपने पिता की हत्यारन समझता था। नीतीश जब बड़ा हुआ तो उसकी नौकरी एक सरकारी बैंक में लग गई। बेटे की सरकारी नौकरी लगने से घर में सब खुश थे। रंजना भी खुश थी। चलो, उसका बेटा सरकारी नौकरी करने लगा। अपने बेटे को दूर से निहार कर खूब आशीर्वाद दे रही थी। वो जीवन में खूब तरक्की करे। नौकरी की खबर सुनने के बाद नीतीश ने सबके पैर छूकर प्रणाम किया, लेकिन वह अपनी माँ के पास आया तक नहीं। रंजना को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह क्या कर सकती है। उसके बेटे का कोई दोष नहीं। उसकी जेठानी ने उसके मन में इतना जहर घोल दिया था, वह जहर निकालना इतना आसान नहीं था। नौकरी ज्वाइन करने के पहले दिन नीतीश जब घर से जाने लगा तो ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया कि वह अपनी माँ के पास आया और माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुखी रहो बेटा, रंजना ने कांपते स्वर में कहा। बेटे के सर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली। तभी उसकी जेठानी ने पुकारा, जल्दी करो नीतीश, ट्रेन निकल जाएगी। सुनकर नीतीश कमरे से बाहर निकल गया। समय अपने पंख लगाकर उड़ रहा था। उसके बेटे नीतीश की शादी हो चुकी। उसकी पत्नी शांत एक सरल स्वभाव की लड़की थी। ससुराल आने के 2 से 3 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में जेठानी का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह बिस्तर पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। मम्मी जी, चाय पी लीजिए, शांति ने कहा तो रंजना चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर रंजना ने पलंग के नीचे से रखा सिंदूक निकाला। लाल मखमल के डब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था। मुंह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। शांति ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा, तभी जेठानी कमरे में आ गई। बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डिब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मति मारी गई है क्या रंजना? जिस हार को साल भर भी तुम नहीं पहन पाई उसे बहू को दे रही हो। इसे क्या गहनों की कमी है? शांति जड़वत बैठी रह गई, पर शांति ने से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बड़ी माँ, मम्मी ने कितने प्यार से मुझे यह हार दिया है, मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर शांति ने पहन लिया और सास के पैर छूते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ मम्मी जी? रंजना ने अपनी बहू को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहू सदा सुहागन रहो। अपने प्रति बहू का इतना प्यार देखकर रंजना भाव विभोर हो उठी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बहू इतनी अच्छी आएगी। जो प्यार उसका बेटा नहीं दे पाया उसकी बहू देने लगी थी। रंजना को आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कि जेठानी के सामने सिर उठाकर बात करने की, लेकिन बहू ने हिम्मत कर कर अपनी सास का पक्ष लिया। शांति ने अब अपने मन में ठान लिया था कि आज तक जो उसकी सासू माँ पर अन्याय हुआ है वह अपनी सासू माँ को इतना प्यार और आदर देगी कि उनका दमन जो वर्षों से प्यार और आदर पाने के लिए खाली था, मन भर जाएगा। मैं बहू तो हूँ ही, लेकिन बेटी बनकर दिखाऊंगी।
और अपनी सासू माँ को उनका बेटा उन्हें वापस दिलाऊंगी। नौकरी के 3 साल बाद नीतीश का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वह अब अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उस शहर में किराए का घर ले लिया था। अब क्योंकि उसे 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी, नौकरी कर पाना संभव नहीं था। जाने से पहले शांति ने अपने पति नीतीश से कहा, मम्मी जी भी हमारे साथ चलेंगी। पहले तो नीतीश ने कहा कि माँ वहाँ जाकर क्या करेंगी। शांति ने कहा, क्या करेंगी का क्या मतलब, माँ है तुम्हारी, फिर साथ में रहेंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। आखिर यहाँ भी रहकर अकेली क्या करेंगी। जब वह बात रंजना की जेठानी को पता चली तो रंजना अपनी बेटी और बहू के साथ जाने वाली है, तो नीतीश की पत्नी शांति से बोली, अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं बहू, रंजना की चिंता छोड़ो, वो यहीं ठीक है, बाद में कभी रंजना को ले जाना। बड़ी माँ, मैं वहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी, साथ में रहेंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। आखिर शांति के आगे रंजना की जेठानी की एक न चली और रंजना बेटे और बहू के साथ इटावा आ गई। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नज़रों के सामने पाकर रंजना की ममता उबरने लगी। पर माँ बेटे के बीच बात नाम मात्र की होती थी। शांति माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करना भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपने मनपसंद कढ़ी चावल को देखकर नीतीश खुश हो गया। सच, तुम्हारे हाथों में तो जादू है शांति, यह जादू माँ के हाथों का है, उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है। जानते हैं, मैं तो माँ के गुणों को कायल हो गई, जितना शांत स्वभाव उतने ही अच्छे विचार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में ही हूँ। धीरे धीरे नीतीश का मौन टूटने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के बीच बातचीत में भी शामिल होने लगा था। रंजना को लगने लगा जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। अब नीतीश खुलकर माँ के बनाए खाने की तारीफ करता, कभी कभी मनोहार पूर्वक कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता, तो रंजना की आंखें शांति को स्नेह से निहार बरस पड़ती। कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी बेटी जैसी बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उस अकेले कमरे में बेहद कष्टमय बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।